कल हमने वेब मेथड पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन का वेब मेथड, जिसमें हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाला था पेनल्टी मेथड से। अब आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिमलिटी टेस्ट। इसके पहले हम लोग एलसीएम मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, एनडब्ल्यूसीआर मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड ये भी पढ़ चुके हैं। तो 3 मेथड हम पढ़ चुके हैं और अब हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। एक होता है बॉडी मेथड और एक है स्टेपिंग स्टोन। सबसे पहले हम बॉडी मेथड को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली वही आता है। और अगर आपको ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए कहा जाएगा तो आप उसी को मोस्टली अप्लाई करेंगे, जब तक कि आपको स्टेपिंग स्टोन मेथड का बारे में ना कहा जाए कि आप उससे कीजिए। अगर आपके एग्जाम में ऑप्टिमलिटी टेस्ट आता है और कहता है कि इसको ऑप्टिमलिटी टेस्ट कीजिए, ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालिए, तो आप मॉडिफाइड मेथड ही लगाएंगे। तो पहले उसका स्टेप देख लेते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल लेंगे और उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऑप्टिमलिटी टेस्ट होता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। वंस द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हैज बीन कंप्यूटेड, जब आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकल आता है, द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन वेदर द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज ऑप्टिमम और नॉट। उसके बाद हमें क्या चेक करना होता है कि वो आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमम है या नहीं है। आफ्टर दैट optimality test can be conducted to any initial basic feasible solution of a TP, provided such allocation has exactly m plus n minus 1 non-negative allocation। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए हमें क्या कौन कौन सी कंडीशन देखनी पड़ेगी कि हमारे पास जो एलोकेशन है वो m प्लस n माइनस 1 है कि नहीं। ठीक, हमें ये करना पड़ेगा। तो इससे क्या है, हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं। अगर आपके जो एलोकेशन है m प्लस n माइनस 1 के बराबर नहीं आते हैं, तो इसका मतलब कि आपका एलोकेशन वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। अगर आपके एलोकेशन कम आते हैं तो आपको ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपके एलोकेशन m प्लस n माइनस 1 के इक्वल नहीं है तो उसमें फिर आप ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे। इसका मतलब होता है कि हम अपने सॉल्यूशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पता है वेयर m इज द नंबर ऑफ ऑरिजिन एंड n इज द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन। यहाँ m क्या है, रो है, और n कॉलम है। ठीक, आगे ऑल्सो दीज एलोकेशन मस्ट बी इन इंडिपेंडेंट पोजीशन। और हाँ, इनके बीच में कोई भी लूप नहीं बनना चाहिए। लूप नहीं बनना चाहिए, अगर लूप बनेगा तब भी आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये पीछे हमने जब इंट्रोडक्शन बता रहे थे तब हमने बताया था। To perform this optimality test, we shall discuss the modified distribution method, the various steps involved in MODI method for performing optimality test and given below। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि हम मॉडी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे और उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो देख लीजिए कौन कौन से। पहला, फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आपको उसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द 3 मेथड। 3 मेथड हमने बताए थे, एनडब्ल्यूसीआर, एलसीएम और वैम। तीनों में से आप किसी से भी निकाल सकते हैं। ठीक, सबसे पहले आप उसका आईबीएफएस निकाल लेंगे। देन फाइंड आउट अ सेट ऑफ नंबर्स यू आई एंड वीजे फॉर ईच रो एंड कॉलम satisfying ui plus vj equal to cij for each occupied cells। एक रिलेशनशिप दिया हुआ है ui प्लस vj इक्वल टू cij, इसके लिए ऑक्यूपाइड सेल के लिए जिस जिस सेल में हमारे एलोकेशन है उसके लिए एक रिलेशनशिप दिया हुआ है। कौन सा, ui प्लस vj इक्वल टू cij का। जहाँ पर ui क्या है, ui है नंबर ऑफ रो, vj नंबर ऑफ कॉलम और cij उस रो और कॉलम में जो यू आई प्लस वीजे का जो सेल है उसकी जो पर यूनिट आपकी कॉस्ट दी हुई है। ठीक है ना। टू टू स्टार्ट विद
we assign a number 0 to any row of column having maximum number of allocation। अब इसमें क्या करेंगे कि हम जिस भी रो या कॉलम में नंबर ऑफ सबसे ज़्यादा असाइनमेंट होंगे हम उसको 0 कर लेंगे। जैसे यूआई में अगर ज़्यादा हुए तो हम यूआई को 0 कर लेंगे, या वीजे में ज़्यादा हुए तो हम वीजे को 0 कर लेंगे। ठीक, इफ दिस मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशन इज मोर देन वन, चूज एनी वन आर्बिट्रेरी। अगर ये मान लीजिए कई ऐसे कभी कभी होते हैं कि बराबर बराबर आ जाते हैं, तो आप उसमें आर्बिट्रेरी किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ फॉर ईच एम्प्टी अनऑक्यूपाइड सेल, अब जो बाकी के बचे हुए खाली सेल हैं जिसमें एलोकेशन नहीं है, वी फाइंड द सम यू आई एंड वीजे रिटन इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सेल। तो हम उसमें क्या करेंगे, यू आई और वीजे का जो सम है, जो हमारे पास लेफ्ट कॉर्नर जो सेल है सेल के सबसे बॉटम में लेफ्ट कॉर्नर पर हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक, आगे देखते हैं। देन फाइंड आउट फॉर ईच एम्प्टी सेल द नेट इवैल्यूएशन वैल्यू डेल्टा आई जे। अब जो नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स हैं उनके लिए हमें नेट इवैल्यूएशन वैल्यू निकालनी है, कौन सी, डेल्टा आई जे। ये कहीं कहीं डी आई जे, कहीं डेल्टा आई जे, आप इसको जैसे चाहें लिख सकते हैं। तो हम जब इसको लिखेंगे तो हम लोग इसको डी आई जे लिखेंगे, जहाँ पर ये डेल्टा आई जे है हम उसको डी आई जे लिखेंगे। ठीक, ये हो गया आपका नेट इवैल्यूएशन, हम इसको निकाल लेंगे। नेट इवैल्यूएशन निकालेंगे कैसे, हमारे पास एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, सी आई जे माइनस विद इन द ब्रैकेट यू आई प्लस वी जे, ये रिलेशनशिप है, ठीक है ना, एंड विच इज रिटन एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। जो सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पर हम लिख देंगे, लेकिन हम इसको लिखने की जरूरत नहीं, हम इसको जब करेंगे तो हम इसको अलग ही लिखेंगे। ठीक, दिस स्टेप गिव्स द ऑप्टिमलिटी कंक्लूजन। इसके बेस पर हम ऑप्टिमलिटी का क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इफ ऑल डेल्टा आई जे ग्रेटर देन 0, अगर सभी आपके डेल्टा आई जे ग्रेटर देन 0 हैं, मीन्स ऑल द नेट इवैल्यूएशन वैल्यूज जो डेल्टा आई जे आई हैं वो अगर 0 से बड़ी, देन द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम एंड ए यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम है और उसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। अब इफ all the delta ij greater than or equal to 0, then the solution is optimum but an alternative solution exists। अगर इसी के साथ इक्वल टू वाली कंडीशन आ जाती है तो ये है कि सॉल्यूशन तो ऑप्टिमल है लेकिन उसका अल्टरनेटिव भी अवेलेबल है, उसका एक दूसरा सॉल्यूशन भी हो सकता है। तीसरा, इफ एटलीस्ट वन, कम से कम एक डेल्टा आई जे अगर आपका माइनस में लेस देन 0, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर एक ही है, द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम। इन दिस केस वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो उस केस में आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं होगा अगर डेल्टा आई जे की वैल्यू कोई भी 0 से कम आती है। तो हम आगे उसको इम्प्रूव करने के लिए नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेलेक्ट द एम्प्टी सेल हैविंग द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा आई जे। हम क्या करेंगे कि जो नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स हैं जिनके लिए हमने डेल्टा आई जे निकाला है उसमें से जिसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी हम उस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक, फ्रॉम दिस सेल, और उस सेल से क्या करना है, वी ड्रॉ ए क्लोज्ड पाथ बाय ड्रॉइंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से हम एक क्लोज्ड पाथ ड्रॉ करेंगे, हम एक क्लोज्ड पाथ ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फिर नाउ असाइन प्लस माइनस अल्टरनेटिवली, हमें फिर क्या करना है, उसमें प्लस माइनस असाइन करना है। कहां पर, उस सबके कॉर्नर पर जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां पर प्लस, और जहां जहां हमने असाइन किया है, जहां जहां कॉर्नर है
क्लोज पार्ट बना है वहां पर प्लस माइनस इस तरह से असाइन करते चले जाएंगे। याद रखिएगा कि जो हम ये कर रहे हैं इसमें जो टर्न आएंगे, जो कॉर्नर होंगे, वो हमेशा वहीं से टर्न होंगे जहां पर ऑक्यूपाइड सेल होंगे, वहां से टर्न होंगे जहां पर ऑक्यूपाइड सेल होंगे, और लास्ट में वहीं पर पहुंचेंगे जहां से शुरुआत किया था। ठीक, क्लोज का मतलब होता है बंद वहीं से होगा जहां से शुरू हुआ था। नाउ एंड फाइंड द मेमोरी एलोकेशन फ्रॉम द, अब जब हम ये प्लस माइनस असाइन कर लेंगे, अब हमें क्या करना है, एंड फाइंड द मिनिमम एलोकेशन फ्रॉम द सेल हैविंग नेगेटिव साइन। अब जितने भी कॉर्नर होंगे, जितने भी कॉर्नर हैं उसमें से हम माइनस वाले साइन वाले कॉर्नर देखेंगे। उन माइनस वाले साइन में जो हमारे पास सबसे मिनिमम एलोकेशन होगा, जो सबसे मिनिमम एलोकेशन होगा हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उस मिनिमम वाला जो असाइनमेंट है उसको जहां जहां प्लस साइन, जहां जहां प्लस साइन है वहां पर ऐड कर देंगे, और जहां जहां नेगेटिव साइन है वहां पर हम उसको घटा देंगे। ठीक, ये हमने कर लिया। इसके बाद फिर हम दोबारा उसको क्या चेक करेंगे, हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट, कौन सा, वही डी आई जे वाली कंडीशन हम फिर निकालेंगे। देखिए, द अबव स्टेप यील्ड ए बेटर सॉल्यूशन बाय मेकिंग वन or more occupied cell as empty and one empty cell occupied. For this new set of basic allocation, repeat from the step 2। जो ये सॉल्यूशन आएगा इसको हम स्टेप 2 से फिर रिवाइज करना चालू कर देंगे। अब स्टेप 2 हमारे पास क्या था, वही यू आई प्लस वी जे वगैरह से निकालना, तो हमें फिर डेल्टा आई जे निकालना है, जिससे कि हमारे पास फिर से देख लें कि क्या अभी और कोई इम्प्रूवमेंट के चांस हैं कि नहीं। तो ये तो स्टेप हो गए हमारे इसके ऑप्टिमलिटी टेस्ट के। अब हम जरा एक न्यूमेरिकल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हम जो ये न्यूमेरिकल लेंगे उसको ऑलरेडी एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो हम पहले इसको ले करके इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक, मैं इस न्यूमेरिकल को एक्सेल सीट पर लिख रहा हूँ। तो हमारे पास 4 डेस्टिनेशन है, पी क्यू आर एस। ठीक, और हमारे पास 3 सोर्सेज हैं, ए बी सी। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ से, ए बी और ये सी, और यहाँ से हमारे पास डेस्टिनेशन है पी क्यू आर और एस। ठीक, इसके बाद हम इसके जो पर यूनिट कॉस्ट है वो लिख लेते हैं, 21, 16, 25, 23। 21, 16, 25 और है 21, 16, 25, 13। ये हो गया 13। ठीक, इसके बाद सेकंड आपका है 17, 18, 14, 23। 17, 18, 23, 14। ठीक, 17, 18, 14, 23, 17, 18, 14, 23। तो ये हो गया 14 और ये हो गया 23। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि ये और अच्छे से इसको देखें। ये हो गया। ठीक, थर्ड में, थर्ड हमारे पास है 32, 17, 18, 41। ये तो हो गई पर यूनिट कॉस्ट हमारी जो दी हुई है। ठीक, यहाँ पर लिख लेते हैं हम डिमांड।
और यहाँ पर लिख लेते हैं सप्लाई। पहले हम डिमांड लिख लेते हैं। चलिए, डिमांड है हमारे पास, पहले सप्लाई लिख लेते हैं 11, 13, 19। 11, 13, 19। उल्टा लिख दिया। ये सप्लाई होती है और ये डिमांड होती है। अब आते हैं, डिमांड कितनी है? 6, 10, 12, 15। 6, 10, 12 और 15। ठीक, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम दी हुई है। अब हमें इसको निकालना है। तो देखिए जरा, पहले तो हम इसको चेक कर लें ये बैलेंस्ड है कि नहीं। ठीक, तो बैलेंस चेक करने के लिए हम इसका सम चेक कर लेते हैं। 11, 13 कितना हो गया? 24, 24, 19, 43। यहाँ से देखिए 6, 10, 16, 12, 16 और 12, 28 और 15, 43। तो ये आ गया हमारे पास 43। ठीक, दोनों में 43, 43 आ रहा है। तो हमारे पास ए आई इक्वल टू बी जे की कंडीशन फुलफिल हो रही है। ए आई इक्वल टू बी जे, ये कंडीशन हमारी एक फुलफिल हो गई। अब जरा हम इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा करके कहीं और लिख देते हैं। इसके यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया। अब आगे चलते हैं, हमें निकालना है इसका सॉल्यूशन। तो मैंने बताया था कि जब आपको प्रॉपर कोई चीज न दी हो तो आप उसको वैम मेथड से सॉल्व कीजिएगा। ठीक, तो हम इसकी वैम मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और इसके पेनाल्टी निकाल रहे हैं। फर्स्ट के लिए कल हम लोगों ने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया था। P1, दो लीस्ट कॉस्ट 13 और 16, डिफरेंस 3। यहाँ से 14 एंड 17, 3 दोनों का डिफरेंस। यहाँ से 17 एंड 18, डिफरेंस 1। यहाँ पर आते हैं P1, सबसे दो लीस्ट कॉस्ट, इनको थोड़ा सा हम सप्लाई और डिमांड को बोल्ड कर देते हैं ताकि हमें पता रहे कि कौन सा हमें कॉस्ट इसमें निकाल रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है 17 और 21, डिफरेंस 4। यहाँ पर 16 और 17, डिफरेंस 1। यहाँ पर 14 और 18, डिफरेंस 4। यहाँ पर 13 और 23, डिफरेंस 10। हमें क्या करना है? मैक्सिमम पेनाल्टी देखनी है। मैक्सिमम पेनाल्टी कहाँ? एस में है, कॉलम एस। कॉलम एस में निकालने के बाद हम क्या करेंगे? इसमें मिनिमम कॉस्ट देखेंगे। मिनिमम कॉस्ट 13, उसमें कितना मैक्सिमम एलोकेशन कर सकते हैं? मिनिमम बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, तो 11 एंड 15। तो हमारे पास यहाँ पर मिनिमम कौन सा है? 11। हमारे पास 11 है, तो हम इसमें 11 एलोकेट कर देंगे। Let's insert the X box and we will write 11 here. अब हमने इसमें 11 हम लिख देते हैं और इसको साइज बड़ा हम कर देते हैं और ये हो गया। ये देखिए हमने यहाँ पर 11 ये कर दिया। इसके बाद हमने बताया था कि जो भी हमारा हो जाए उसको हम एग्जॉस्ट जो हो जाता है उसको रो या कॉलम को डिलीट कर देते हैं। तो हम इसमें से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और हमने ये कर दिए ड्रॉ। ठीक, हमारे पास एक रो ये
खत्म हो गई। अब इसके बाद हमें आते हैं दूसरे वाले पर। दूसरे वाले पर देखिए क्या है, दूसरी पेनाल्टी निकाल रहे हैं हम P2। P2 में हमारे पास पहली रो एग्जॉस्ट हो चुकी है। जब पहली रो एग्जॉस्ट होगी तो हम पहले में उसमें कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसमें से अब दूसरे से हम इसको चालू करेंगे। तो जब दूसरे से चालू करेंगे तो दूसरे में सबसे जो मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, 14 और 17, डिफरेंस 3। लास्ट वाले में 17 और 18, डिफरेंस 1। ठीक, कॉलम वाइज आते हैं, P2 निकालते हैं। दो मिनिमम कॉस्ट बची हैं 17 और 32, दोनों का डिफरेंस 15। यहाँ पर देखिए 17 और 18 डिफरेंस 1, यहाँ पर 14 और 18 डिफरेंस 4। यहाँ पर दो कॉस्ट बची हैं 13 और 41, इसका कितना हो जाएगा, 17 18 18। ठीक, तो ये हमारे पास सेकंड पेनाल्टी आ गई। सबसे मैक्सिमम पेनाल्टी किसमें, एस वाले में है, अगेन एस में है। तो इसमें 18 वाले में से हम फिर से एलोकेट कर देंगे क्या, जो मिनिमम कॉस्ट होगी कौन सी है, 23। 23 को हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जब हमने इसको दिया था तो हमने इसमें से अभी घटाया नहीं, कितना, 15 में से 11, ये इसको 15 में से 11 बचा था हमारे पास 4। तो अब हमारे पास यहाँ 4 है, हम इस 23 को कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम पेनाल्टी हमारी 18 आई है। ठीक, तो 18 वाले में से हमारे पास ये कॉलम है एस, एस में जो मिनिमम कॉस्ट है वो है 23। 23 को हम कितना दे सकते हैं, 4 यूनिट हम दे सकते हैं, 4 यूनिट। तो मैं इसको अब सेलेक्ट हो गया, यहाँ पर इसमें कर देता हूँ कंट्रोल V और इसको कर देते हैं 4 यूनिट। 4 यूनिट हमने यहाँ पर एलोकेट कर दिया। तो अब हमारे पास जो S की डिमांड है वो पूरी फुलफिल हो गई है। तो S की डिमांड जब फुलफिल हो गई तो हम पहले तो इसको एलिमिनेट कर दें, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हमने ये ड्रॉ कर दिया और S को जो ये 14 मिला है कहाँ से मिला है, इस 13 से, इस 13 से। तो यहाँ पर हम इसको माइनस का 4 कर देंगे, इक्वल टू कितना बचेगा, 9। हमारे पास ये 9 बच गया। ठीक, अब आगे चलते हैं, P3 निकालते हैं, P3। ठीक, पहला एग्जॉस्ट है, डैश करके खत्म कर दिया। दूसरे में ये वाला कॉलम खत्म हो गया है। हमारे पास बचा कौन कौन सा है, 14 और 17 जो मिनिमम कॉस्ट, डिफरेंस दोनों का 3। यहाँ पर 17 और 18 डिफरेंस 1। यहाँ पर आते हैं P3 कॉलम वाइज, यहाँ पर क्या है, 17 और 32 डिफरेंस 15। यहाँ पर 17 और 18 डिफरेंस 1। यहाँ पर 14 और 18 डिफरेंस 4। ये वाला हमारे पास एग्जॉस्ट हो चुका है। अगेन सबसे मैक्सिमम पेनाल्टी देखते हैं, हमारे पास है इसमें 15 वाले में। 15 वाले में देखेंगे तो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट किसमें है, 17। पी वाले कॉलम में सबसे मिनिमम कॉस्ट है 17, जो कि एक क्रॉस नहीं है। तो हमें अब 17 को देना है, तो 17 में कहाँ से लेगा, पी बी से, तो बी से लेगा। तो बी के पास कितना है टोटल सप्लाई, 9 की, लेकिन पी की डिमांड कितनी है, 6 की। तो हम इसको कितना मैक्सिमम दे सकते हैं, 6। तो हम इस
इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें जरा ये, और यहाँ पर हम इसको ये 6 एलोकेट कर देते हैं। ये हमने 6 एलोकेट यहाँ पर कर दिया। ठीक, अब जो हमारे पास यहाँ पहले 9 बचा था, अब उसमें से हमें क्या है माइनस का 6 और करना है, तो हमारे पास बचेगा इक्वल टू का 3। तो मैं ये देखो सेल बड़ा हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको इस तरह से करके केवल 3 यहाँ लिख देता हूँ, और इस वाली रो को क्योंकि इसकी हमारे पास डिमांड पूरी एग्जॉस्ट हो गई है, तो हम इसको इस तरफ कर देते हैं। तो क्रॉस करने में हमने ये इसको ये क्रॉस कर दिया। ठीक, हमारे पास ये क्रॉस हो गई। अब हमारे पास यहाँ पर था वो 3 आ गया। अब अगेन मैं यहाँ पर क्या है तो इसको हम 11 को भी 0 कर देते हैं, 0 खत्म। ठीक, हम ये 6 वाले को भी 0 कर देते हैं, तो ये भी खत्म। ठीक, ये यहाँ पर भी 0 कर देते हैं, ये भी खत्म। अब आगे चलते हैं, हम फिर से E4 निकालेंगे। E4 पहली जो रो है एग्जॉस्ट हो चुकी है। दूसरे में अब जो बचे हैं वो बचे हैं 14 और 18। 14 और 18 दोनों का डिफरेंस 4। तीसरी रो उसमें बचे हैं 17 और 18, दोनों का डिफरेंस 1। कॉलम वाइज निकालते हैं। इसमें दो बचे हैं 4 17 और 18 दूसरे कॉलम में, डिफरेंस 1। फिर यहाँ पर भी 14 और 18 डिफरेंस 4। अब ये जो S वाला कॉलम है वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। देखिए यहाँ पर 4 रो वाइज भी है और यहाँ पर कॉलम वाइज, तो दोनों में से कोई भी आर्बिट्रेरी ले लेते हैं, तो चाहे आप रो वाला लीजिए चाहे कॉलम वाला लीजिए। ठीक, तो इसमें जो मिनिमम कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 14। ठीक, तो 14 को हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? 14 को हम मैक्सिमम दे सकते हैं कितना? 3। क्यों? क्योंकि इसमें से जो बी की सप्लाई बची है वो अभी 3 की बची हुई है। 3 की जो बी की सप्लाई बची है वो कितनी? 3 बची हुई है, तो हम वो उसको उठा करके दे देंगे इसको आर को। हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसकी जो बी की सप्लाई थी वो खत्म हो गई, 3 - 3। अब हम यहाँ पर कर देते हैं 0। यहाँ पर अभी इसकी कितनी रिक्वायरमेंट बची है? इसको 3 मिला, अभी इसके पास बची है 12 - 3 = 9। इसके पास 9 की रिक्वायरमेंट बची हुई है। तो हमारे पास जो ये दूसरी रो है, पहले तो हम इसको एलिमिनेट कर दें। Ctrl+C Ctrl+V, और ये हमने दूसरी रो को ये एलिमिनेट कर दिया। ठीक, आगे अब हमारे पास बचते हैं केवल तीसरी रो और Q और R कॉलम। P5 निकालिए। P5 पहली रो में कुछ नहीं, दूसरी रो में कुछ नहीं, तीसरी रो में है आपका कितना? 17 और 18 डिफरेंस दोनों का 1। यहाँ पर आइए, हम यहाँ पर P5, अब यहाँ पर चाहे तो देखिए हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं क्योंकि दो ही बचे हैं। 17 में 10 आएगा और 18 में 9 आएगा। ठीक है ना, तो ये 19 पूरा हो जाएगा। तो आपको मैं ये प्रोसेस कल बता चुका हूँ, तो मैं इसको एक स्टेप लिखिए दे रहा हूँ, इसके बाद फिर इसमें डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास P5, पहला कॉलम ब्लैंक, दूसरे में 17 और तीसरे में 18, फिर इसके बाद लास्ट वाला कॉलम ब्लैंक। अब देखिए किसकी मैक्सिमम है पेनल्टी? 18 वाले की। 18 को हम कितना दे सकते हैं? 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 एलोकेट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर कर दिया 9, हमने ये 9 कर दिया। अब उसके बाद हमें एक और निकालना है। यहाँ पर बचेगा कितना? 19 - 9 = 10। ठीक, इस वाले की डिमांड हो जाएगी खत्म, तो ये हो जाएगा 0। ठीक, तो देखिए 10 यहाँ पर है और 10 यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ पर जो पूरा बचेगा वो इसको एलोकेट कर देंगे कितना? 10।
आपको क्या करना है कि आप फिर से P6 निकाल लेंगे और उसको भी कर देंगे, चाहे तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास एलोकेशंस आ गए, हमारे पास एलोकेशन आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एलोकेशन तो हमारे पूरे सही आए हैं, 1 2 3 4 5 6 ही होने चाहिए, PQRS ABC। तो 4 -3 3 + 4 -1 6 होने चाहिए। हमारे पास ये नॉन डिजेनरेसी की कंडीशन तो आ रही है, लेकिन हमें इसको अभी चेक और करना है, हमें अभी इसको चेक और करना है। तो चेक करने में क्या है, हम चेक इसलिए करेंगे कि हमारा ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है या नहीं, हमारा ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है या नहीं। ठीक, तो मैं एक बार एलोकेशन चेक कर लेता हूँ। 11 6 3 4 6 3 4 10 9 10 9। ठीक, हमारे पास सारे एलोकेशन सही आ गए। अब हमें निकालना है UI प्लस VJ। UI स्मॉल करते हैं, UI प्लस VJ इक्वल टू CIJ। किसके लिए, ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए, ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए ये निकालना है हमें। तो ऑक्यूपाइड सेल्स हमारा पहला कौन सा है, ये वाला है, पहला है हमारे पास, पहला ये है। ठीक, तो अब इसमें से पहले में हमारे क्या क्या आएगा, UI का मतलब कौन सा रो है ये, पहला, तो ये हो जाएगा हमारे पास U1 प्लस VJ, कॉलम कौन सा है आपके पास, 4, तो V4 इक्वल टू, यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट है पर यूनिट वो कितनी है, 13। ठीक, ये आपका एक इक्वेशन बन गया, ये ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए है। ठीक, अब दूसरा कौन सा है आपका, है यहाँ पर आता है ये बी वाले में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, दूसरी रो मतलब U2 प्लस कॉलम कौन सा है, पहला, V1 इक्वल टू, इसमें कॉस्ट कितनी दी हुई है, 17। ठीक, तीसरा कौन सा है, R वाले में, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो U2 प्लस V3 इक्वल टू, इसकी कॉस्ट कितनी है, 14। ठीक, फिर अगला एलोकेशन है फोर्थ कॉलम, रो कौन सी है, सेकंड, तो U2 प्लस V4 इक्वल टू, कॉस्ट कितनी है, 23 23। ठीक, अगला एलोकेशन देखिए कहाँ पर, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो मतलब U3 प्लस कॉलम कौन सा है, सेकंड, V2, ठीक है ना, इक्वल टू, कॉस्ट इसमें कितनी, 17। ठीक, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, U3 प्लस V3 प्लस V3, कॉस्ट कितनी है इसमें, 18। ये हमारे पास इक्वेशंस बन गए, 1 2 3 4 5 6, 6 एलोकेशंस हैं, 6 एलोकेशन के लिए हमारे पास 6 इक्वेशंस बन गए। ठीक, यहां से जरा मैच कर लीजिए, देखिए इन्होंने क्या बनाया, ये देखिए, टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इन्होंने भी ये इक्वेशंस इन्होंने बना लिए। ठीक, अब हमें करना क्या है, हमें ये निकालना है एक बार जरा हम इसको चेक कर लें कि हमारे पास जो वो बने हैं इक्वेशंस वो सही बने हैं। U2V1 है, U2V1 है, ठीक, फिर U2V3 है, U2V3 है, फिर
U2 V4 है, U2 V4 है, फिर U1 V4 है, U1 V4 है, U3 V3 है, U3 V3 है, सारे एकदम सही है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से किसी को 0 मान लेना है जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो देखिए सबसे ज्यादा बार हमें यहाँ पर ये U2 दिख रहा है, U2 दिख रहा है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं लेट U2 इक्वल टू 0। हमने U2 इक्वल टू 0 मान लिया। तो जब U2 इक्वल टू हमने 0 मान लिया, तो जहां जहां U2 है उसके में से हमारे पास जो वैल्यूज हैं बाकी वाली वो आ जाएंगी। U2 0, तो देखिए हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी V3 इक्वल टू कितना 14, V4 इक्वल टू 23, और U2 कहाँ पर है, ये यहाँ पर V1 आ जाएगा, V1 इक्वल टू 17। देखिए ये वैल्यू यहाँ पर इक्वल टू, ये वैल्यू तो हमारे पास आ गए। ठीक, V1, V3, V4 और U2। अब हमारे पास जहां जहां ये वैल्यूज रहे उनसे हम बाकी की वैल्यू निकाल लें, हम उससे बाकी की वैल्यू निकालें। तो जैसे हम U1 निकालेंगे, तो U1 में हम V4 की वैल्यू पता है, बिल्कुल है, यहाँ पर हम रख देंगे। तो हमारे पास यहाँ से 23 रख देंगे V4 की जगह, तो ये इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 23। तो U1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, U1 की वैल्यू आ जाएगी -10। तो U1 हो गई आपकी -10। फिर यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल लें, तो V2 की वैल्यू की तो हमें पता नहीं, यहाँ से निकालें पहले हम U3 और V2, इसमें हमें दोनों नहीं पता, तो हमें पहले यहाँ से निकाल लें। तो हमारे पास V3 की पता है, हाँ पता है, V3 है 14, तो हमारे पास U3 कितना आ जाएगा 18 माइनस 14, तो U3 इक्वल टू 18 माइनस V3 कहाँ गया, ये 14, ये आ जाएगा 18 माइनस 14 कितना 4, 18 माइनस 14 4। हमारे पास U3 आ गया, U3 यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना 4, U3 है हमारे पास 4। तो V2 कितना आ जाएगा, V2 आ जाएगा 17 माइनस 4, V2 इक्वल टू 17 माइनस 4, 17 माइनस 4 कितना मतलब कि 13। ठीक, देखिए U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4 सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या निकालना है, डी आई जे या डेल्टा आई जे, हमें निकालना है डी आई जे इक्वल टू, हमने क्या रिलेशन बताया था, सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, ये हमने एक रिलेशन बताया था जस्ट अभी स्टेप में। यहाँ पर देखिए ये रहा वो रिलेशन, सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे, ये किसके लिए, नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए, ये नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सी आई जे माइनस विद ब्रैकेट यू आई प्लस वी जे। ठीक, इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल अब करेंगे। तो नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 और ये 6 नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू निकलेगी। ठीक, तो हम यहाँ पर पहला निकाल रहे हैं D11, D11, D11 पहला ही है हमारे पास नॉन ऑक्यूपाइड, तो D11 इक्वल टू, इसकी कॉस्ट कितनी है 21 माइनस विद इन द ब्रैकेट U1 की वैल्यू, U1 की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 10, माइनस 10 प्लस V1 की वैल्यू प्लस V1 है हमारे पास 17। ठीक, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का 17 में से 10 चले जाएंगे, प्लस का 7, 21 में 7 गए, 21 में 7 चले जाएंगे तो बचेंगे 14, प्लस का 14। ठीक, ये हो गया। फिर दूसरा है हमारे पास D12 इक्वल टू, यहाँ पर कॉस्ट कितनी 16 माइनस, ठीक, विद इन द ब्रैकेट क्या है U1 मतलब कि माइनस का 10 प्लस 12 V2, V2 कहाँ है इसमें, V2 की वैल्यू रही ये 13,
ठीक। तो इसमें से कितना बचेगा, 13 में से 10 चले जाएंगे, ये बचेगा 3 प्लस का 16 में से 3 चले जाएंगे, तो कितना बचेगा 13। अगला है D13 इक्वल टू कॉस्ट कितनी है 25 माइनस विद इन द ब्रैकेट -10 U1 की वैल्यू -10 प्लस V3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 14। ठीक। तो हमारे पास इससे देखिए 14 में से 10 चले गए, कितना बचेगा प्लस का 4, और 25 में से प्लस का 4 जाएगा तो कितना बचेगा 21। ये हमारे पास 3 ये आ गए। आगे देखते हैं, अगला है D22, 18 वाला है, ये वाला कॉलम हमारे पास ऑक्युपाइड नहीं है, तो ये हम निकालेंगे D22। ठीक। D22 इक्वल टू कॉस्ट कितनी है 18 माइनस, अब यहाँ पर हमें क्या है U2 की वैल्यू, U2 कितना है 0, U2 हमारे पास 0 प्लस V2 कहाँ है हमारे पास 13, ये रहा 13। 18 में से 13 चले गए, कितना 5, ये रहा आपका 5। ठीक। फिर अगला नॉन ऑक्युपाइड सेल है D31, ये 32 वाला। ठीक है, तो D31 इक्वल टू कॉस्ट कितनी है 32 माइनस फिर D3 मतलब कि U3 की वैल्यू है विद इन द ब्रैकेट 4 प्लस V1 की वैल्यू कितनी है 17, ये ब्रैकेट बंद, तो 17 प्लस 14 4 21, 32 में से 21 चले गए तो 11। फिर अगली है हमारे पास कौन सी D34 इक्वल टू कितना 41 माइनस विद इन द ब्रैकेट कितना आएगा U3 है 4। ठीक, प्लस और V4 कहाँ है हमारे पास, V4 है 23, तो कितना आ गया 4 प्लस 23 27, और ये आ गया 41 माइनस 27 कितना 14। तो क्या इनमें से कोई भी वैल्यू नेगेटिव है, बिल्कुल नहीं है, तो सारी वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि ये हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, ये हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर ज़्यादा आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर यही चीज़ हमारे पास कोई भी जो हमने DIJ निकाले हैं नेगेटिव आ जाती, तो हम क्या करते फिर इसको क्लोज पार्ट लूप बनाते हैं। हम आगे एक एग्जाम्पल और लेंगे जिसमें हम क्लोज पार्ट लूप बना करके करेंगे। तो ये प्रोसेस आप याद रखिएगा, जब अगला न्यूमेरिकल हम करेंगे तो उसमें से हम ये पूरा सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, उसमें से हम सीधा UI प्लस VJ एक एग्जाम्पल लेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एलोकेशन होंगे वो हम पहले से रखे रहेंगे, और उसके बाद हम उसको UI प्लस VJ से उसको कैलकुलेट करना चालू कर देंगे। ठीक, तो ये सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी DIJs की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, हमारी सभी DIJ की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है, और इसमें हमें अब कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक, यहाँ तक आपका ये ऑप्टिमलिटी टेस्ट हो गया। अब अगर यहाँ तक किसी की कोई समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है। वन मोर थिंग, सभी लोग अपना नाम चैट बॉक्स पर लिख दीजिए। हिमांशी, अंशिका बेटा आप भी अपना नाम लिख दीजिए। अंशिका चैट बॉक्स में और कोई है? तो अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर हम अगली क्लास में फिर चलेंगे फिर। ओके, नो क्वेरी, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।